Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 4 and the name of chapter is Human Settlement. Basically इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि लोग कैसे एक जगह के अंदर रिसाइड करते हैं, कैसे वो एक जगह से मूव ऑन करके दूसरी जगह जाते हैं, वो कौन से फैक्टर होते हैं. तो लेट अस सी. Human settlement means cluster of houses where human being live. तो ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है? घरों का एक समूह. जैसे मतलब कि एक कॉलोनी के अंदर बहुत सारे घर हैं या आप अपने आसपास देखिए कितने सारे घर हैं, तो दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट. दे रेंज फ्रॉम अ हैमलेट टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज. तो एक छोटा सा गांव भी हो सकता है जिसमें 5, 7, 10, 20 घर हैं, या फिर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी भी हो सकती है जहां हजारों घर हैं. Settlement could be from small and sparsely spaced. देखो अब लोग सेटलमेंट क्या होता है, एक तो कम भी हो सकता है कि भाई बहुत मतलब कि कम एरिया में लोग रह रहे हैं, या फिर एक बहुत बड़ा एरिया भी हो सकता है लोगों के रहने का. वो डिपेंड करता है कि सिटीज या जगह की अवेलेबिलिटी कितनी है. द बेसिक इकोनॉमिक नीड ऑफ द रूरल सेटलमेंट ड्राइव्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. गांव में अधिकतर लोग क्या करते हैं, किस चीज पे निर्भर होते हैं, क्या आर्थिक एक्टिविटी होती है? खेती. तो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. वेयर एज अर्बन में डिपेंड ऑन या तो मैन्युफैक्चरिंग में है या सर्विसेज सेक्टर में है. तो अगर आपसे वो रूरल सेटलमेंट में पूछे कि गांव के लोगों का सेटलमेंट किस बेस पे होता है, तो याद रखना उनका आर्थिक सोर्स क्या होता है, बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटी होता है, और अर्बन का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज. रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट डिफर इन टर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड एटीट्यूड. अब शहर के अंदर लोगों का सोशल रिलेशनशिप अलग होता है और गांव के अंदर अलग होता है. आपने देखा होगा गांव में लोग ज्यादा एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं या जुड़े हुए रहते हैं. शहर में लोग थोड़ा अपने में रहते हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता है एक दूसरे के साथ मतलब कि रिलेशंस बनाने का. लाइक इन अर्बन लाइफ इज कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट. शहर की जिंदगी तो तेज है और समस्याओं से मतलब कि कह सकते हैं कि आप स्ट्रगल से भरी पड़ी है. एंड सोशल रिलेशंस आर फॉर्मल. तो आमतौर पे आदमी जो एक दूसरे से बातचीत करता है तो वो फॉर्मल नजरिए से करता है. पर इन रूरल सोशल रिलेशंस आर इंटीमेट. गांव में एक दूसरे से जो रिलेशंस बनाए जाते हैं वो दोस्ती वाले होते हैं या फिर मतलब रिश्तेदारी वाले. पर जो शहर में बनाए जाते हैं वो अधिकतर फॉर्मल होते हैं. टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट. तो रूरल सेटलमेंट कितने के टाइप क्या क्या हैं, लेट अस सी. वेरियस फैक्टर एंड कंडीशंस रेस्पॉन्सिबल फॉर रूरल सेटलमेंट इन इंडिया. देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कहीं पे भी जो लोग रह रहे हैं. मान लो जैसे एक गांव के अंदर लोग रह रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं. सबसे पहले फिजिकल फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ टेरेन, भूभाग, जहां पे लोग रह रहे हैं वो जमीन कैसी है. अगर वो जमीन बंजर है तो लोग कम होंगे, जाहिर सी बात है. या अगर जमीन पे संसाधन नहीं अवेलेबल है, फर्टाइल नहीं है, जैसे राजस्थान में अगर आप देखो जो रेत वाला इलाका है तो वहां पे अगर आप जाओगे तो वो जमीन क्या है, अधिकतर बेकार है क्योंकि उसका उपयोग नहीं है. तो वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे लोगों का रहना क्या होगा, कम होगा. और जहाँ पे टेरेन भूभाग बढ़िया होगा वहां पे लोग ज्यादा रहेंगे. ऊंचाई कितनी है, एल्टीट्यूड कितना है, वो भी मैटर करता है लोगों के. अब आपने देखा होगा जितनी ज्यादा एल्टीट्यूड होता है उतने ही ज्यादा लोग वहां पे कम रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो वहां पे रिसोर्सेज कम हो जाते हैं ना. अब मान लो आप एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओ पहाड़ों पे, देखो वहां पे तो लोग क्या हैं, कम रह रहे हैं. जलवायु कैसी है, रिसोर्सेज कैसे हैं, बारिशें कैसी हैं, परसिपिटेशंस कैसा है, वो भी मैटर करता है कि लोग कितने ज्यादा होंगे वहाँ. ठीक है. अब मान लो क्लाइमेट बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है, तो मे भी लोग वहाँ पे क्या हो, कम रहे. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. और अगर पानी अवेलेबल है बढ़िया क्वांटिटी में तो लोग ज्यादा रहेंगे एक जगह पे, अदरवाइज कम रहेंगे. क्योंकि पानी ही तो बेसिक नीड है लाइफ को चलाने के लिए. कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर भी होता है. सोशो स्ट्रक्चर, कास्ट एंड रिलीजन. अब मान लो जैसे एक हम अपनी समुदाय के लोग या अपनी कम्युनिटी के लोग जब एक जगह पे रहते हैं तो लोग क्या होते हैं, फिर उस जगह को प्रिफेयर करते हैं रहना, क्योंकि वहां पे वो सोचते हैं कि हमारे अपने लोग हैं ये.
ठीक है। तो और अगर कहीं पे ना हो तो वहां पे डेंसिटी कम होती है या लोग कम रहते हैं। सिक्योरिटी फैक्टर भी होता है, डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट। अगर मान लो एक एक जगह है वहां पे चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं तो लोग फिर वहां कम रहेंगे, और रोबरीज डकैतियां हो रही हैं वहां पे तो लोग वहां कम रहेंगे, और एक जगह ऐसी है जहाँ ये सब कम है तो वहां पे लोग ज्यादा रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो क्योंकि आदमी प्रिफेयर करता है कि भाई सिक्योर जगह हो जहाँ पे भी वो रह रहा है, मतलब उसको नुकसान ना पहुंचे। रूरल सेटलमेंट इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली बी पुट अप इनटू 4 टाइप। तो 4 तरह की हो सकती है हमारे यहाँ रूरल सेटलमेंट। तो लेट अस सी वन बाय वन। क्लस्टर्ड, एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। दिस सेटलमेंट इज क्लोजली बिल्ट अप एरियाज ऑफ हाउसेस, की हाउसेस किस तरीके से बने हुए हैं उनके ऊपर ये बेसिकली डिपेंड है। जैसे इन दिस टाइप ऑफ विलेज द जनरल लिविंग एरिया इज सेपरेटेड। तो रहने का एरिया तो अलग होता है फ्रॉम द सराउंडिंग्स, फार्म्स, बैरेन एंड पैस्चर्स। तो मतलब कि जैसे खेत है या फिर अनाज घर है या फिर चार वो है जो ग्राउंड्स है जिसपे जानवरों को चरवाया जाता है, उन सब इलाकों उन सब एरिया से रहने का घर अलग होता है इसमें, ठीक है ना। सच सेटलमेंट आर जनरली फाउंड इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन। तो फर्टाइल एलुवियल प्लेन जो हमारे यहाँ मिट्टी है, एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी आपको ये दिख जाएगा। People leave because of security defense reasons such as in the बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड इन नागालैंड। तो लोग किस लिए रहते हैं, डिफेंस पर रीजंस से भी या सिक्योरिटी रीजन से भी एक साथ रहते हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन राजस्थान, वेदर मोर वाटर अवेलेबल देयर शुड बी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। अब मान लो जैसे कि ये अपना राजस्थान में पानी कम है, क्योंकि रिसोर्स आप जानते हैं वाटर का वहां पे कम है फैक्टर, और प्रेसिपिटेशन भी कम होता है। तो वहां पे क्या है, लोगों का सेटलमेंट कम है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट कम है। और अगर पानी की अवेलेबिलिटी हो जाए तो फिर सेटलमेंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट। इन इट क्लस्टरिंग ऑफ हाउस मे बी इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, हाउसेस का क्लस्टर जो बनता है वो डिस्पर्स्ड एरिया में बनता है, मतलब कि जहाँ पे क्या होता है फैलाव कम है, प्रतिबंधन है, मतलब कि ज्यादा वो नहीं कर सकते, बड़े बड़े मकान नहीं बना सकते। अ डोमिनेटेड सोसाइटी लिव्स इन द मिडिल एंड लोअर स्टेटस सोसाइटी चूज और इज फोर्स टू लिव अराउंड इट। अधिकतर मिडिल क्लास या जो गरीब लोग हैं या जो लोअर स्टेटस के लोग हैं सोसाइटी में वो यहाँ पे रहते हैं। सच सेटलमेंट्स आर वाइड स्प्रेड, दूर तक फैला हुआ है ये, इन गुजरात में एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान में आपको ये दिख जाएगा। फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर्ड, जहाँ पे घर मतलब कि बहुत थोड़े हैं। Hamleted settlement, this type of settlement is divided in several units physically separated from each other। तो इसमें क्या होता है हेमलेटेड वाले में, अभी हमने आपको हेमलेटेड का मीनिंग इधर पीछे बताया था। हेमलेटेड का मीनिंग क्या होता है, छोटे गांव टाइप। दिस टाइप ऑफ, ये हो गया। These units are locally called पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, धनी etc, ये बोलते हैं हम इन्हें। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, जैसे आपने सुना होगा नगला मोहन गांव है, तो इस तरह से। दिस डिवीजन ऑफ अ लार्ज विलेज इज ड्यू टू सोशल एंड एथनिक फैक्टर। और ये जो गांव बटे हुए होते हैं ये किस बेस पे बटे हुए होते हैं, सोसाइटिकल सोच के ऊपर, सोशल फैक्टर भी होते हैं और सामुदायिक फैक्टर भी होते हैं, मानव जातीय फैक्टर्स भी इनके पीछे होते हैं। सच विलेजेस आर फाउंड इन द मिडिल एंड लोअर। और अधिकतर इस तरह के गांव आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, जो गंगा का इलाका है, जो जहां से गंगा बहती है उसके आसपास का जो इलाका है, छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैलीज ऑफ हिमालयाज की घाटियों में भी, जो छोटी घाटियां हैं वहां पे भी आपको इस तरह के गांव दिख जाएंगे जो एथनिक या सोशल बेस पे बटे हुए हैं। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, इट अपियर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड। इसमें लोग क्या होते हैं, अलग अलग रहते हैं, हट्स और हैमलेट या छोटा मोटा गांव बन जाता है उनका, कुछ मतलब कि लोगों का या कुछ घरों का, 20 25 30 घर का,
और फ्यू हट्स इन रिमोट, जैसे पहाड़ों पे होते हैं, जंगलों में होते हैं, जैसे 10-15 घर बना के रह रहे हैं लोग, और ऑन स्मॉल हिल्स विद फार्म और पेस्चर्स, ठीक है, या उनके चरवाहन के खेत है या मतलब कि खलियान है, तो वहाँ पे ही 10-15 घर मिलके आपस में झोपड़ी टाइप में रह रहे हैं। बेसिकली आपने अधिकतर इसमें ट्राइब्स के जो घर देखे होंगे जो जंगलों के अंदर रिसाइड करते हैं, उनके घर देखना आप, उस तरह के आपको डिस्पर्स्ड सेटलमेंट में आएगा वो। देखिए, इसलिए उसने आगे बोला, मैनी एरियाज ऑफ मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरला के अंदर आपको इस तरह का सेटलमेंट दिख जाएगा, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। अर्बन तो आप समझ ही जाएंगे, शहर। अर्बन सेटलमेंट आर जनरली लार्ज, शहर तो बड़े होते हैं इन साइज, लार्जर इन साइज देन रूरल सेटलमेंट। गांव से शहर क्या होते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि शहर में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और लोगों का और फैसिलिटीज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है इन कंपैरिजन टू रूरल एरिया के, तो शहर में लोग प्रिफेयर करते हैं ज्यादा रहना। दे आर एंगेज इन अ वेराइटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चर, और वो शहर में प्राइमरी एक्टिविटी कौन करता है, अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी में इन्वॉल्वड हैं सब। आप अधिकतर लोगों को देख लो, जितने भी लोग मेनली शहर में रहते हैं, या तो सर्विस सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, खेती तो ना के ही मुकाबले मतलब बहुत कम परसेंट है खेती करने वालों का। इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में वो इन्वॉल्व होते हैं, जॉब्स करते हैं मतलब। सिटीज आर कनेक्टेड डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली, एक शहर दूसरे शहर से डायरेक्टली भी जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली भी जुड़ा हुआ है विद द विलेजेस टू गेट रॉ मटेरियल एंड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो, सिटीज भी क्या होती हैं, जुड़ी हुई हैं विलेजेस से, या आमतौर पे एक सिटी दूसरे सिटी से भी जुड़ी हुई कह सकते हैं हम, क्योंकि एक शहर के लोग दूसरे शहर में काम करने जाते हैं जो नजदीक है उसके, या फिर एक शहर के लोग गांव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखो जो शहरों में फैक्ट्रीज है उसके लिए रॉ मटेरियल तो गांव से ही आता होगा ना, गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए, ठीक है ना, या फिर अधिकतर मजदूर भी आप कह सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया मतलब कस्बे। जैसे कस्बे क्या होते हैं, बेसिकली ना तो ये शहर होते ना गांव होते, ठीक है ना, ये मतलब बीच के होते हैं, और इनमें क्या होता है, पॉपुलेशन भी गांव के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। टाउन्स डेवलप्ड सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम इन इंडिया, इतिहास में आप देख सकते हो, जैसे इंडस वैली टाउन, उस टाइम की जो टाउन्स बनते थे, या आपने देखा होगा हिस्ट्री की बुक में, वहाँ उन्होंने भी तो उस टाइम से ही बनाने शुरू किए, तो वो कह रहा है कि ये तो प्री हिस्टोरिक टाइम से ही बनते आ रहे हैं टाउन्स। एट द टाइम ऑफ, लो देखो अगला बात वही बोल दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा और मोहनजोदारो ये टाउन्स थे, ठीक है ना। सिटाडिल, इसमें घर बनाए जाते थे टाइप के, आपने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में हिस्ट्री की वीडियो देख सकते हैं, उसमें पहला चैप्टर इसी पे ही है। ऑल्सो एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियंस, और जब यूरोपियन भारत के अंदर आए इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी में भी, या फिर आप कह सकते हो 1498 में जब वास्को डिगामा भारत आए थे, या फिर 1600 सन में फ्रेंच आए, या फिर 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरह से भी आप इसमें कह सकते हैं। इंडिया टाउन्स में बी क्लासिफाइड एज एंशियंट टाउन्स, तो हमारे कस्बे एंशियंट भी हो सकते हैं, पुराने भी, या मेडिवल भी कह सकते हो, या मॉडर्न भी कह सकते हो, मध्यकालीन भी और आधुनिक का में जो युग में बने हैं कस्बे, उन्हें भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो कुछ टाउन इंडिया के अंदर बहुत पुराने हैं, एंशियंट टाइम से हैं। देर आर नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया हैविंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिन जो इतिहास से जुड़े हुए हैं पिछले 2000 साल से। मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स, तो अधिकतर इस तरह के कस्बे क्या बन गए हैं, रिलीजियस स्थान बन गए हैं, जहाँ पे लोग वर्शिप करने जाते हैं, या सांस्कृतिक कार्यक्रम या क्रियाकलाप वहां पे होते हैं, क्योंकि वो पुराने प्री हिस्टोरिक टाइम से जुड़े हुए हैं ना, तो लोगों की रिलीजियस भावनाएं भी होती हैं। जैसे अगर हम कुछ टाउन्स की बात करें, वाराणसी आप जानते ही हैं, भगवान शिव की नगरी है ये, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भी यहीं पे ही है, अभी तो आप जानते हैं नया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनना है। वाराणसी हमने अपनी पढ़ाई यहीं से ही किया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, वो बनारस के अंदर ही है। प्रयाग इलाहाबाद जानते हैं आप, अब तो प्रयागराज बोला जाता है। पाटलिपुत्र, पटना, मदुरई आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट टाउन्स इन द
कंट्री। मदुरई तमिलनाडु में है, टेम्पल है फेमस यहाँ पे भी। मेडिवल टाउन, अबाउट 100 ऑफ द एग्जिस्टिंग टाउन बिलोंग टू द मेडिवल टाउन। तो अधिकतर 100 से ज्यादा जो एग्जिस्टिंग टाउन है वो किससे बिलोंग करते हैं, मेडिवल पीरियड से। और जो याद रखना, जो एंशियंट से थे वो अधिकतर अब रिलीजियस या कल्चरल सेंटर्स बन गए हैं। मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज हेडक्वार्टर्स ऑफ किंगडम। जो मेडिवल टाइम में टाउन्स होते थे अधिकतर वो जो राजा महाराजा होते थे वो उन्हें अपनी जैसे कैपिटल टाइप बना लेते थे कि यहाँ से सारी एडमिनिस्ट्रेटिव वो हुआ करेंगी, क्रियाएं हुआ करेंगी। इम्पोर्टेंट अमोंग देम, और जैसे कुछ इम्पोर्टेंट है मेडिवल पीरियड के जो हेडक्वार्टर्स बने थे, जैसे मुगलों का दिल्ली था, हैदराबाद था निजाम का, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, दीज आर द इम्पोर्टेंट मेडिवल टाउन्स। मॉडर्न टाउन्स जो यूरोपियंस के द्वारा बनाए गए। द यूरोपियन हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ टाउन इन इंडिया ऑन कोस्टल लोकेशन। अब ये कोस्टल लोकेशन याद रखना, जो समुद्र से एरिया लगता है ना उसके आसपास जो बनाए गए थे कोस्टल एरिया, जैसे सूरत, दमन, गोवा, पोंडुचेरी, ईटीसी। लेटर ब्रिटिश हैव डेवलप्ड 3 नोड्स, बाद में और भी बने, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, और ये भारत के प्रांत भी थे। एंड बिल्ड दैम इन ब्रिटिश स्टाइल, और उन्होंने इसको ब्रिटिश स्टाइल में बनाया इन शहरों को, इन टाउन्स को। आफ्टर इंडिपेंडेंस अ लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स हैव बीन डेवलप्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स के रूप में भी बहुत सारे टाउन्स को विकास किया गया, जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, ईटीसी। एंड इंडस्ट्रियल सेंटर कौन से थे, दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी। ये सब आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कि सिंदरी, भिलाई और दुर्गापुर किस लिए फेमस है। अर्बनाइजेशन इन इंडिया, the level of urbanization is measured in term of percentage of urban population to total population। हम किसको किस तरह मेजर करते हैं कि भाई शहर में कितने परसेंट लोग रहते हैं, टोटल पॉपुलेशन क्या है हमारे देश की। तो द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया in 2011 was 31.16% लोग हमारे यहाँ अर्बनाइज्ड थे, विच इज क्वाइट लो इन कंपैरिजन। डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले तो देखो थोड़ा कम है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के पास आप जानते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज या मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज बहुत अच्छा होता है, और पॉपुलेशन भी कम होती है उनके यहाँ। इंडिया तो एक वास्ट कंट्री है पॉपुलेशन के टर्म में, बहुत बड़ा देश है। टोटल अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड 11 टाइम। बताओ 20वीं शताब्दी में अर्बन पॉपुलेशन 11 गुना बढ़ी है। जितनी भी देखो एक देश के अंदर समस्याएं होती हैं अधिकतर उनका कारण होता है पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज तो धरती से लिमिटेड आ रहे हैं ना, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उन जो रिसोर्सेज को पाने का या सर्वाइवल का स्ट्रगल क्या होता है, बढ़ता जाता है। बट द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज शोड डाउन ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड। अब आप अपनी बुक में इसमें टेबल 4.1 देखिएगा, उसमें आपको डाटा दिख जाएगा कि जो घटा है अर्बनाइजेशन। अधिकतर इंडिया जैसे देश में आप कह सकते हैं बड़ा है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से लोग प्रिफेयर करते हैं अर्बन सिटीज में जाना। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो अब हम पॉपुलेशन की साइज पे भी टाउन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सेंसस, याद रखना भारत के अंदर पहली बार जनगणना 1881 में, कई जगह आपको 1872 भी दिखेगा, तो पर मेनली 1881 माना जाता है कि इस साल पूरी हुई थी, और लॉर्ड मियो ने कराई थी, ये भी आप याद रखना। सेंसस ऑफ इंडिया और जनगणना हर 10 साल में होती है। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो 2021 में जनगणना होगी वो कौन से नंबर की होगी, 15, 16, 17 या 14, इस तरह से आप इनमें से बताइएगा। सेंसस ऑफ इंडिया क्लासिफाइज अर्बन सेंटर इनटू 6 क्लासेस। तो 6 तरह के अर्बन सेंटर हैं, जैसे अर्बन सेंटर विद पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख, जो जहां पे जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है उसे क्या कहा जाता है, शहर कहा जाता है, क्लास 1 टाउन बोला जाता है। अब ये याद रखिएगा, पूछ लेगा क्लास 1 टाउन में पॉपुलेशन कितनी में वो करती है, लाई करती है।
सिटीज हैविंग पॉपुलेशन साइज बिटवीन 1 to 5 मिलियन, वो मेट्रोपॉलिटन है, ये भी याद रखना। वो 1 मिलियन से 5 मिलियन यानी 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाला शहर क्या है? मेट्रोपॉलिटन शहर है, बड़ा शहर है। सिटीज हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 5 मिलियन, और जो जिसमें 50 लाख से ज्यादा जनसंख्या है वो क्या है? मेगा सिटीज, बहुत बड़ा शहर, जैसे मुंबई या अपना बेंगलोर, इस तरह के जो शहर है। मेजॉरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटीज आर अर्बन एग्लोमेरेशन, अधिकतर ये क्या है? मेट्रोपॉलिटन और मेगा सिटीज आमतौर में आपस में अर्बन एग्लोमेरेशन कहलाते हैं, शहरीकरण कहलाते हैं। एन अर्बन एग्लोमेरेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी वन ऑफ द, तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जब आपस में ये मिलते हैं, जैसे अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ। एक मान लो जैसे एक शहर है वो फैल रहा है धीरे धीरे, मतलब लोग बढ़ रहे हैं, तो वो गांव भी जो आसपास के थे वो उसमें मिल गए। एक तो होता है एग्लोमेरेशन ये। दूसरा क्या होता है? टू और मोर एडजॉइनिंग टाउन विद और विदाउट आउटग्रोथ, दो या दो से ज्यादा कस्बे मतलब कि उससे मिल रहे हो, जुड़ रहे हो, वो भी एलिमिनेशन होता है। कई बार क्या होता है, देखा होगा आपने, जैसे जैसे सिटीज बड़ी होती चली जाती है तो जो आसपास के गांव होते हैं वो भी उसी में मर्ज होने लगते हैं। अ सिटी एंड वन और मोर एडजॉइनिंग टाउन, एक शहर एक या एक से ज्यादा कस्बा उसको ज्वाइन कर रहा हो जब वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। पीछे विलेज था। एग्जाम्पल ऑफ अर्बन आउटग्रोथ आर, जैसे रेलवे कॉलोनीज हो गई, यूनिवर्सिटी कैंपस हो गए, पोर्ट्स हो गए, एरियाज, मिलिट्री कंटेनमेंट हो गया, ईटीसी। धीरे धीरे ये जब आउटग्रोथ होती है बाहर की तरफ, मतलब कि शहर फैलने लगते हैं, तो क्या होता है? वो शहरों से, गांव से या कस्बों से मिल जाते हैं। आउट ऑफ 468 सिटीज, 53 सिटीज, 53 सिटीज अर्बन एग्लोमेरेशंस और मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वो इतने ज्यादा, जैसे दिल्ली एनसीआर का एरिया देख लो आप, वो आसपास के इलाकों से मिलके बहुत बड़ा हो चुका है। 6 ऑफ देम आर मेगा सिटीज, ठीक है, इनमें से 6 बड़े शहर हैं विद पॉपुलेशन ओवर 50 लाख से ज्यादा है। तो अभी ये जो पीछे हमने क्लास अभी याद रखा ना कि 1 लाख वाले शहर को क्या बोलते हैं, 10 लाख से 50 लाख वाले को, ये याद रखना पूछ सकता है। Among them, Greater Mumbai is the largest agglomeration with 18.4 million, 1 करोड़ 84 लाख है, बताओ यहाँ की वो। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, ये मेगा सिटीज हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, ईच टाउन परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शन, हर टाउन के अपने फंक्शंस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट और स्पेशलाइज्ड फंक्शन, इंडियन सिटीज एंड टाउन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलो। तो अब अगर हम उन्हें किस बेस पे क्लासिफाई करें, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन एंड सिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव में वही जहां से अधिकतर सारी एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज होती है। टाउन सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, उस टाइम दिल्ली था, ये सब बनाए थे लोग, दिल्ली, हैदराबाद या ये सब जो थी चीजें, वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन थे। पर आज, जैसे आज कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है? जैसे चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इंफॉल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, ईटीसी, दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन इन द करंट सिनेरियो। इंडस्ट्रियल टाउन, मेन इंडस्ट्रीज सिटीज लाइक मुंबई, ठीक है, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, ईटीसी, दीज आर द इंडस्ट्रियल टाउन। ट्रांसपोर्ट सिटीज, जहां से अधिकतर ट्रांसपोर्ट का काम होता है। देयर मे बी पोर्ट, बंदरगाह होते हैं अधिकतर यहाँ पे, प्राइमरली एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की एक्टिविटीज यहाँ से होती हैं, जैसे कांदला पोर्ट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट फॉर इंडिया, मेनली अवर 80 मोर देन 80% ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज डन फ्रॉम दिस पोर्ट। कोची, कोझिकोडे, विशाखापट्टनम, ईटीसी, और हब्स में भी आ जाते हैं इनलैंड जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे आगरा, धुलिया, मुगलसराय, कटनी, ईटीसी, ये दीज आर द फेमस ट्रांसपोर्ट सिटीज ऑफ इंडिया। कमर्शियल टाउन्स, जहाँ पे अधिकतर कमर्शियल पर्पजेज होते हैं। टाउन्स एंड सिटीज स्पेशलाइजिंग इन ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जो फेमस है, जैसे कोलकाता, सहारनपुर, सतना, ईटीसी, इन सम एग्जांपल। सहारनपुर फेमस है अपने वुड के काम के लिए, दुनिया भर में इसकी अच्छी मांग है। माइनिंग टाउन्स, दीज टाउन्स हैव डेवलप्ड इन मिनरल्स, जहाँ पे अधिकतर मिनरल्स मिलते हैं। रानीगंज, झरैया, झरैया में भारत का याद रखना सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट वो मिलता है।
तो ये अधिकतर कोयले के लिए फेमस है या फिर और जो मिनरल्स निकलते हैं यहाँ पे। रानीगंज, झरैया, डिगबोय, अंकलेश्वर, सिंगरौली, ईटीसी। ये माइनिंग टाउन है, यहाँ पे खुदाई होती है, मिनरल्स को निकाला जाता है। Garrison and cantonment town. These towns emerged as garrison. सेना के होते हैं, जैसे आप जानते हो कुछ अम्बाला है, जलंधर, माओ, बबीना, उधमपुर, etc. These are the cantonment town. अधिकतर यहाँ पे सेना रहती है और अपनी एक्टिविटीज करती है। एजुकेशनल टाउन, इम्पोर्टेंट सेंटर जो पढ़ने के लिहाज से, रुड़की, आप जानते हैं आईआईटी रुड़की, वाराणसी, आईआईटी बीएचयू भी है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय, तो महाविद्यालय, तो ये सब चीज़ें बनारस के अंदर है, इसलिए एजुकेशनल टाउन है। अलीगढ़ में आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और इलाहाबाद में आप जानते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। और भी कोचिंग के जो वहाँ पे सोर्सेज अवेलेबल है, बच्चे पढ़ने जाते हैं। रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन, जो धार्मिक है, जहाँ पे लोग वर्शिप करने जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे वाराणसी काशी विश्वनाथ जी का है, मथुरा श्री कृष्ण जी का है, अमृतसर गुरु नानक देव जी का है, मदुराई तमिलनाडु, पुरी और जगन्नाथ जी ओडिशा में, अजमेर शरीफ में, ठीक है, तिरुपति बालाजी का है, यहाँ पे हरिद्वार में गंगा माँ है, शिव जी। केम टू पॉपुलर ड्यू टू देयर रिलीजियस एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस की वजह से ये टाउन्स फेमस हैं, लोग अधिकतर यहाँ पे वर्शिप करने जाते हैं। टूरिस्ट टाउन्स भी होते हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, जैसे अधिकतर मसूरी, शिमला, पंचमरी, जोधपुर, etc. आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन इंडिया। तो उम्मीद है गाइज आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी पॉइंट के जरिए आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भावना को हर्ट करने की। चीज़ें हैं लिखी हुई हैं, तो कई बार क्या होता है कि पॉइंट्स आ जाते हैं कुछ ऐसे, तो आप उसको एज ए स्टूडेंट ही इनटेक कीजिएगा। बाकी स्वस्थ रहिए, हमारी मनोकामना है आप बहुत नाम कमाए लाइफ में और अच्छा करें हर फील्ड में जहाँ भी आप जाए। सबसे बड़ी चीज़ होती है लगन और मेहनत। जो इंसान वो ये करता है वो लाइफ में आगे बढ़ता ही है। भले ही फेलियर्स आए, कोई बात नहीं, फेलियर्स भी सिखाने के लिए ही आती है। तो ठीक है स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए, खूब मेहनत कीजिएगा। धन्यवाद।